नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं, लेकिन इस बीच में अभय दुबे के एक खुलासे ने सनसनी मचा दी है। अभय दुबे जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आते हैं। आज उन्होंने कागज लेकर विश्लेषण करके तालिका बना के और कुछ खुलासों के साथ ये साबित किया है कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, कि वो बहुत पाक साफ है। उन्होंने साबित किया है कि कांग्रेस हरियाणा में 54 सीटें जीत रही थी। क्या तरह से धांधली की है चुनाव आयोग ने, क्या खेल किया है, आप अभय दुबे की बातें सुनकर हैरान रह जाएंगे। अभय दुबे जी बहुत गंभीर किस्म के पत्रकार हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, तमाम किताबें लिखी हैं उन्होंने, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आते हैं, उनकी बात को हल्के में लिया नहीं जा सकता। मेरे गुजारिश है ये पूरी बातचीत सुनिएगा और समझिएगा कि चुनाव आयोग का असल में खेल क्या है, और इस खेल को रोका नहीं किया तो इसी खेल के आधार पर महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा जीत जाएगी। अगर इस खेल को रोकने के लिए एक बड़ी पहल नहीं की गई तो यह खेल महाराष्ट्र और झारखंड में भी लागू होगा। चुनाव जीतने से पहले चुनाव हरा दिया जाएगा। अभय दुबे जी की जो बातचीत है वो हैरान करती है, सिस्टम की पोल खोलती है। आपसे रिक्वेस्ट है ये इंटरव्यू पूरा सुनिएगा ताकि आपको समझ आए कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए कितने बड़े बड़े षड्यंत्र कर रही है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभय दुबे जी। आज तो चुनाव आयोग ने अपनी पीठ ऐसे थपथपाई, ऐसा लगा कि हम डंडा लेके पीठ थपथपा रहे हैं अपनी। कहा कि हमसे अच्छा तो कोई दुनिया में नहीं, कोनूर हीरा भी इतना अच्छा नहीं जितना हम है। उन्होंने कहा हमारा चुनाव आयोग का नियम तो इतने मजबूत हैं, इतने पारदर्शी हैं। पेजर में बम फट गए होंगे, पेजर किसी मशीन से जुड़ा होता है, ईवीएम नहीं जुड़ी होती किसी मशीन से। अभी उनको टेक्निक नहीं पता कि जो जो नई टेक्निक से जुड़े होते हैं, कभी तो उनमें फीडिंग होती है, उनको जोड़ के ही तो चुनाव चिन्ह बनाए जाते हैं। जब आप चुनाव चिन्ह जोड़ेंगे तो किसी ना किसी मशीन से जोड़ेंगे ना, लेकिन वो कह रहे हैं किसी से नहीं जोड़े जा सकते। बहुत सारे सवाल हैं। मतदान प्रतिशत कैसे जादू की तरफ बढ़ता है, वो बढ़ता ही चला जाता है। और फिर वो बहुत नाराज हैं, एग्जिट पोल से कह रहे हैं हमारा रिजल्ट 8:30 बजे आता है, ये टीवी चैनल वाले 8:05 से दिखाने लगते हैं। चुनाव आयोग जितनी अपनी डींगे बगा रहा है, भारत में चुनाव आयोग की इतनी धज्जियां कभी नहीं होनी, इतनी मजाक कभी नहीं हो रही। सब जान रहे हैं कि चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर की तरह है, जिसको ना दिखाई पड़ता है, ना सुनाई पड़ता है, ना वो बोल सकता है। आपका क्या मानना है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की नौटंकी से ज्यादा नजर आई थी आपको, जब ये चुनाव आयोग की तारीख का ऐलान कर रहे थे? क्या इस चुनाव आयोग पे भरोसा बचा है देश की जनता को? देखिए, मैं ये कहूंगा संजय जी कि एक जमाना था जबकि भारत में चुनाव आयोग और भारत की चुनाव प्रक्रिया वास्तव में एक गोल्ड स्टैंडर्ड थी। गोल्ड स्टैंडर्ड शब्द मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया। इसका सीधा मतलब हुआ कि भारत में चुनाव प्रक्रिया सोने की तरह खरी है, यानी ये फ्री एंड फेयर है, 100% फ्री एंड फेयर है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा है, ये सोने की तरह खरी है। एक लिहाज से उनकी बात सही है। जिस जमाने में टी.एन. शेषन थे और उसके बाद कई चुनाव आयुक्तों तक भारत में वास्तव में चुनाव प्रक्रिया सोने की तरह खरी थी। ये इतनी खरी थी कि सारी दुनिया इससे प्रभावित थी और भारत के चुनाव आयोग को जिन 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 देशों में नया नया चुनावी लोकतंत्र लागू होता था, तो भारत से वो अनुरोध करते थे कि वो आके उन्हें सिखाएं कि चुनाव कैसे आयोजित किया जाता है। वास्तव में चुनाव आयोग की टीम जाती थी और वहां पर बुनियादी ट्रेनिंग देती थी कि आप इस तरह से अपने यहाँ चुनाव कराइए। जिस वक्त आपको याद होगा कि जब अमेरिका में बुश जूनियर राष्ट्रपति चुने गए थे, उसके पहले मतदान की वोटों की गिनती में एक बहुत बड़ा घपला हुआ था, क्योंकि वहां पर्चियां गिनी जाती थी वहां पर अमेरिका में। बहुत बड़ा घपला हुआ था। उस घपले के बाद तो अमेरिका के चुनाव का मजाक उड़ाया गया और उसके मुकाबले भारत के चुनाव की तस्वीर रखी गई, जो उसके मुकाबले बहुत ही भव्य और आकर्षक लगती थी। वास्तव में वो तस्वीर थी जब हम कह सकते थे कि भारत में चुनाव और चुनाव प्रक्रिया एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसपे हर भारतीय को फक्र होना चाहिए। जब सीएसडीएस ने, लोकनीति ने सर्वेक्षण कराया सारे देश में, तो उसमें जिन संस्थाओं के ऊपर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास था, उसमें फौज थी, उसमें न्यायपालिका थी और उसमें चुनाव आयोग था। जनता को उसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज जब राजीव कुमारी कह रहे हैं कि हमारा चुनाव गोल्ड स्टैंडर्ड है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, तब उस वक्त उनके पास ऐसी कई अर्जियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनका जवाब देना उनके लिए बाकी है अभी।
उन्होंने अभी तक उनका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया है। ये अर्जियां भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने उनको दी हैं। ये अर्जियां एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जैसे जो महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित संगठन है, जो भारत में फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, जो धन बल और बाहुबल का प्रयोग कम से कम हो और चुनावी प्रक्रिया बेहतर तरीके से चले, इसके लिए लगातार संघर्ष रहते हैं, उसके द्वारा दी गई अर्जियां हैं, ऐसे संगठनों द्वारा दी गई अर्जियां हैं। लेकिन चुनाव आयोग उनका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उसका जब मन होता है तब किसी चीज का जवाब देता है, अगर उसकी योजना में नहीं फिट होता है तो जवाब देने से इनकार कर देता है। मसलन मान लीजिए कांग्रेस के एक जनरल सेक्रेटरी ने या एक उपाध्यक्ष ने एक शिकायत दर्ज की। चुनाव आयोग का जवाब ये होता है कि अगर कोई शिकायत है तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष को भेजनी चाहिए। वो जनरल सेक्रेटरी या उपाध्यक्ष इस तरह का व्यक्ति शिकायत कैसे कर सकता है? अब ये किस नियम में लिखा हुआ है कि किसी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी या उपाध्यक्ष शिकायत नहीं कर सकता? अब तक पार्टी का अध्यक्ष नहीं शिकायत करेगा तब शिकायत को शिकायत नहीं माना जाएगा। भारत में 140 करोड़ में कोई भी आदमी शिकायत कर सकता है, मैं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, रिक्शा वाला कर सकता है। तो नहीं कह रहा हूं, अब इस वक्त यहाँ की चुनाव प्रक्रिया है, उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल मेरी निगाह में क्या है? बहुत सारे सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं, दूसरे संगठनों ने उठाए हैं, मैं भी एक सवाल उठा रहा हूं और मेरे ख्याल से मेरी इस आवाज में आवाज मिलाने वाले बहुत से लोग होंगे। मेरे पास एक पूरा विश्लेषण है और ये विश्लेषण बताता है कि 5 तारीख को हरियाणा में जब वोट पड़े तो 7 बजे चुनाव आयोग ने प्रत्येक जिले के निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत घोषित किया। मसलन भिवानी में चरखी में भिवानी में 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं, चरखी में 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं। 7 बजे शाम को बताया गया हमें कि भिवानी में 63.06% मतदान हुआ और चरखी में 58.10% मतदान हुआ। उसके बाद में इसके ठीक तकरीबन 4 घंटे बाद यानी पौने 5 घंटे बाद पौने 12 बजे इसी तारीख को चुनाव आयोग ने अचानक मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ घोषित कर दिया। बताया गया कि भिवानी में 63.06 के बजाय दरअसल वोट 65.63 पड़े हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 63 से वोट 65.5 से ज्यादा कैसे हो गए? भाई जिस वक्त उन्होंने 7 बजे वो मतदान प्रतिशत घोषित किया था, उस वक्त जो फॉर्म 17C है, उस 17C पर वहां मौजूद सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के दस्तखत हो गए होंगे और पोलिंग बूथ में जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके भी दस्तखत हो गए होंगे, जो चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है, और उसके आधार पर तमाम मतदान केंद्रों के वोटों को जोड़कर उनका प्रतिशत निकालकर बताया गया। वो प्रतिशत था भिवानी में 63.06। इस तरह के आंकड़े मेरे पास 22 जिलों के हैं, यानी पूरी 90 सीटों के मेरे पास आंकड़े हैं जिलावार। तो ये प्रतिशत कैसे बढ़ गया, सवाल इस बात का। और तो और बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके 2 दिन बाद यानी 7 तारीख को, मतगणना के 1 दिन पहले 7 तारीख को 8:46 पर यानी कि पौने 9 बजे इस 65.63% के मतदान को बढ़ाकर 70.46% कर दिया गया। अब 70.46% का मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर उन 4 सीटों के ऊपर 42,514 ज्यादा वोट हो गए। यानी इसका वोटों की संख्या में इसका असर यह हुआ कि भिवानी जिले के 4 निर्वाचन क्षेत्रों में 42,514 वोट ज्यादा पड़े, यानी प्रति निर्वाचन क्षेत्र में 10,628 वोट अधिक पड़े। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि भारतीय जनता पार्टी भिवानी में 2 सीटें, 4 में से 2 सीटें जीत गई। एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जो जाट पट्टी का एक प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जहां बड़े पैमाने पर जाट मतदाता भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जाटों के साथ अगर गैर जाट मिल जाएंगे तो
जिसके पास गैर जाट वोट ज्यादा होंगे, भले ही जाट वोट कम हो, वो चुनाव जीत जाएगा। इस चीज का तर्क हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक नहीं बल्कि दो दो बार मत प्रतिशत कैसे बढ़ता है, तब जबकि मतदान एक मशीन में बंद है। ठीक बात। उस मशीन के अंदर से अचानक वोट कैसे बढ़ जाता है, इसका कौन सा तरीका है? दूसरी एक और बात ध्यान करने की है, जो हमारी ईवीएम मशीन है, देखिए मैं साफ बता दूं कि मैं ईवीएम हैक करके चुनाव जीते जाते हैं, मैं इस थीसिस का समर्थक नहीं हूं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैंने कभी भी 4 PM के मंच पे भी इस थीसिस का समर्थन नहीं किया कि चुनाव बेईमानी से जीते जाते हैं। लेकिन ये दूसरा मामला है, ये ईवीएम हैकिंग नहीं है, ये कुछ और है। ये क्या है, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ईवीएम में, जब ईवीएम में वोट पड़ जाता है तो ईवीएम किस रूप में हमें बताती है कि इसमें कितने वोट हैं इसके अंदर? क्या प्रतिशत के रूप में वोट आता है? नहीं, कैलकुलेशन वो आती है। टोटल, हाँ, टोटल वोटों के रूप में आता है कि इस ईवीएम में कितने वोट बंद हैं। उन वोटों का, सारे वोटों का, सारी ईवीएम के वोटों का एक योगफल निकाला जाता है और फिर जितने मतदाता वोटर लिस्ट में दर्ज हैं उनके हिसाब से उसका प्रतिशत निकाला जाता है। तो चुनाव आयोग का काम कितना हुआ? चुनाव आयोग का काम केवल ये हुआ कि उन वोटों को जोड़कर उनका एक परसेंटेज निकाल दे। क्या ये इतना कठिन गणित है जिसके अंदर आपको अबे सर 5 तारीख से उनको 7 भी तारीख का इतना समय लग जाए और आपको अबे दो सर दो बार अपने प्रतिशत को सुधारना पड़े? और मुझे कहना ही अबे सर को हाथ से, पहले के जमाने के जैसे बैंक में हाथ से गुणा भाग होती थी, वो करना भी नहीं है। आपको जो आया कंप्यूटर पे आया, बटन दबाना है, सारा डाटा आ गया। आप मुझे बताइए, बैंक दिन भर में हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन करता है। संजय वो जी, अगर मैं आपको 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भेजूं आपके अकाउंट में, सेकंडों तो में एक सेकंडों में सेकंड के एक छोटे से हिस्से में, 1 मिनट के छोटे से हिस्से में आपके अकाउंट में रुपया जमा हो जाएगा। अगर मैं और मेरे दिल्ली पास से मैसेज लखनऊ आएगा भेजूं, आपके और पास मैसेज मैसेज आ जाएगा। और भी नहीं ये लगेगा। स्पीड जो है भारत की दुनिया में सबसे ज्यादा है। मनी ट्रांजैक्शन की ये स्पीड जो है, भारत का बैंकिंग सिस्टम इस बात पर गर्व कर सकता है कि अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा, यूरोप के बैंकिंग सिस्टम से भी ज्यादा हमारे यहाँ मनी ट्रांजैक्शन की, पैसे के विनिमय की स्पीड है। तो फिर ये चुनाव आयोग को वोटों का प्रतिशत बनाने में इतना समय क्यों लगता है? और दो दो बार चुनाव आयोग को इसका रिवीजन क्यों करना पड़ता है? वोटों को क्यों बढ़ाना पड़ता है? अच्छा मैं ये मुझे कह एक रहा बात हूं बताइए, कि एक बात एक मेरे बताइए। पास जो विश्लेषण है, वो विश्लेषण पूरी बात कर लूं। मेरे पास जो विश्लेषण है, वो विश्लेषण कहता है कि अगर 7 तारीख को, सॉरी 5 तारीख को 7 बजे जो वोटिंग प्रतिशत घोषित किया गया था, अगर उसी वोटिंग प्रतिशत के ऊपर मतगणना होती तो भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं उसमें से 26 सीटें कम मिलती। 26 सीटें, अरे बाप रे, 90 की क्या बात विधानसभा में 26 कह रहे सीटें हैं कम आप? मिलती। हाँ, एक 26 सीट मेरी बात का बीजेपी खंडन नहीं कर रहा हूं, मेरी बात का खंडन नहीं किया जा सकता है, लेकिन खंडन चुनाव आयोग को करना चाहिए। 26 सीटें कम मिलती। और सुनिए, अगर 7 तारीख को 5 बजे जो घोषित किया गया था, केवल उस पर चुनाव होता तो 26 सीटें कम मिलती। और जो 11:15 बजे 5 तारीख को ही उस मतदान प्रतिशत को बढ़ाया गया, उस पर चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी को 26 की बजाय केवल 17 सीटें प्राप्त होती। और उसके बाद 7 तारीख को जो जो मतदान प्रतिशत बढ़ाया गया, उसके आधार पर चुनाव हुआ तो पूरी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अतिरिक्त प्राप्त हो गई। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा जो दावा है और मेरे पास जो एक तालिका है, इस तालिका के आधार पर मैं आपके सामने ये बात पेश कर रहा हूं। ये भी विश्लेषण किया गया है, आंकड़ागत विश्लेषण है। जब चुनाव आयोग और तमाम संस्थाओं को, खासतौर से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को, कांग्रेस पार्टी को, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी, इन सब लोगों को चाहिए कि इस प्रकार की जो शिकायतें हैं, इन शिकायतों के ऊपर, अगर हमारी शिकायत मनगढ़ंत है तो साबित किया जाना चाहिए कि ये शिकायत मनगढ़ंत है। बिल्कुल सही बात। मेरा तर्क ये है। मुझे तो कम से अच्छा कम ये शिकायत मनगढ़ंत नहीं लग रही है, मुझे तो शिकायत मनगढ़ंत नहीं लग रही है। और बात जो की भी है इसको देखेगा उसको शिकायत। और दूसरी बात, इस बात का जरूर जवाब दिया जाना चाहिए कि मतदान मशीन में एक बार जो वोट बंद हो गए, उनकी संख्या बढ़ कैसे सकती है? बिल्कुल ठीक बात। अच्छा मुझे बताइए कि 2019 तक ये क्यों नहीं होता था? तब भी तो नहीं होता ईवीएम था। थी। ये 2019 पांचवें से शुरू हुआ। शुरू में किसी की समझ में नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा है।
बढ़ भाई कैसे रहा है ये? हाँ, बात समझते समझते देर लगती है, देरी भी समझ में नहीं आया था। तो शिकायतें वगैरह होती थी, मैं उनको सोचता था ये सब फालतू बातें हैं, चुनाव का फैसला तो राजनीतिक शक्तियों के आपसी संतुलन, गठजोड़ और किस पार्टी के पास नैरेटिव है, किस पार्टी के पास संगठन है, इससे होता है। इसके आधार, किस पार्टी के पास अच्छा नेतृत्व है, उसके आधार पे होता है। विपक्ष के खिलाफ निराशा है, सत्तारूढ़ पक्ष के प्रति उत्साह है, सत्तारूढ़ पक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, विपक्ष में उत्साह है, इसके आधार पे होता है। तो अच्छा, दूसरे इस बात में एक तर्क और दिया जाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, अगर भाजपा बेईमानी कर रही है तो ऐसा वहां पर ऐसा जो है वो क्यों नहीं होता, वहां पर वो ऐसा क्यों नहीं करती। इन चीजों का भी जवाब खोया जाना जरूरी है। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर मत प्रतिशत बढ़ता है और 2%, 3% या 5% मत प्रतिशत बढ़ता है, उसका फायदा केवल भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों होता है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई किसी दूसरी पार्टी को भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना उसका। हाँ, हाँ, हाँ। तो हरियाणा का चुनाव खास तौर से इन तमाम सवालों को बड़ी प्रखरता से हम लोगों के सामने रखता है। इन सवालों को रेखांकित करके सार्वजनिक जीवन में पेश किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग के सामने चुनौती के रूप में रखा जाना चाहिए कि भाई आप इसका जवाब दीजिए। और ये देखिए, गेंद जो है ना, पाले के दोनों तरफ है। चुनाव आयोग के पाले में भी गेंद है और विपक्ष के पाले में भी गेंद है। विपक्ष से हम अपेक्षा करते हैं कि वो इस मसले को अंत तक ले जाए। ये नहीं कि मान लो कहीं चुनाव जीत गया उसके बाद इस मसले को भूल जाए। विपक्ष का चुनाव जीतना हो या भाजपा का चुनाव जीतना हो, दोनों ही चुनाव की जीतें या दोनों ही चुनाव की हारें उस वक्त तक संदिग्ध रहेंगी जब तक इन तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया जा पाएगा। जैसे मैंने भविष्यवाणी की थी कि भाई कांग्रेस चुनाव जीत रही है। ये आज मैं इस विश्लेषण के आधार पर पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 तारीख को 7 बजे तक चुनाव आयोग ने जितना मतदान प्रतिशत घोषित किया था उसमें कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव जीत रही थी। उसमें कांग्रेस को अभी 37 सीटें मिली हैं, तब कांग्रेस को 37, 10, 47 और 7, 54 सीटें प्राप्त होती, 54 सीटें प्राप्त होती। वही लोगों का मानना था, वही लोगों का आकलन था कि कांग्रेस अगर 7 बजे जैसे ही 2 घंटे 5 घंटे बाद 11:15 बजे इस मतदान प्रतिशत को संशोधित करके बढ़ाया गया, वैसे ही कांग्रेस की 17 सीटें कम हो गई। अब तो सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख को जैसे ही प्रतिशत फिर बढ़ाया गया, कांग्रेस की 26 सीटें कम हो गई। मैं कहता हूं अगर 7 तारीख को भी प्रतिशत न बढ़ाया जाता, अगर 7 तारीख को भी प्रतिशत न बढ़ाया जाता, तब भी कांग्रेस को 37 और 9, 7, 16, 46 सीटें मिल जाती, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो जाता। तो फिर हम एडवांस में कह सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र में और झारखंड में भी ऐसी 2 दिन तक बढ़ता रहा प्रतिशत, 48 घंटे तक बढ़ता रहा, तो दोनों जगह बीजेपी सरकार बन जाएगी। वो निश्चित रूप से बढ़ेगा अगर विपक्ष ने इस सवाल के ऊपर अभी संघर्ष नहीं किया तो। इनको तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में रिट करनी चाहिए कि चुनाव आयोग को ये बाध्य करे कि 6 बजे तक मतदान प्रतिशत होता है, आपको बटन दबाना है, 7 बजे तक फाइनल कितना वोट पड़ा, कितने प्रतिशत पड़ा, ये 7 बजे तक क्लियर होना चाहिए, 8 बजे तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद का मत प्रतिशत नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर 24 घंटे का टाइम मिल गया और मत प्रतिशत बढ़ गया तो मतलब चुनाव प्रक्रिया मैनुअल नहीं है। चुनाव प्रक्रिया कागज की पर्ची पे मोहर लगाने से नहीं हो रही है। हाँ, नहीं हो रही है। उसके अंदर बहुत घपले थे, मैंने खुद भी देखा कितनी बेईमानियां होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, लोग मतपेटी उठा के भाग जाते थे, पता नहीं क्या क्या होता था पूरे वेस्टर्न यूपी में। और हम लोगों के इलाके जहां का मैं रहने वाला हूँ, सेंट्रल यूपी में, वहां भी सब बहुत गड़बड़ियां होती थी। वो मैंने खुद देखा, पत्रकार के तौर पर दौरा करता था उस दिन, तो लगता था ये सब क्या क्या हंगामा हो रहा है। वो फ्री एंड फेयर चुनाव के नाम पे मजाक हुआ कर, दलितों को तो वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। उस लिहाज से भारत में चुनाव प्रक्रिया में काफी सुधार आया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो नई समस्या आई है 2019 के बाद से, इस नई समस्या का अगर निदान नहीं होगा तो भारत में चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग कभी भी ये दावा नहीं कर पाएगा कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये गोल्ड, इसी सवाल का मेरे ख्याल से मेरा निवेदन है कि आप शीर्षक लगाइए, भारत का चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, इस सोने की तरह खड़ी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनाव से पहले अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा। मेरे ख्याल से 2 लोकसभा की जो 240 सीटें आई हैं, उसमें 1 सीट और बढ़ने का अगर कोई मौका होता तो अयोध्या होती। अयोध्या की हार ने मोदी जी को, योगी जी को दिल में दर्द दिया, मजाक उड़ती है। मैं गया जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनरल सेक्रेटरी हैं हयात जी, बहुत सारा
बहुत तेज तर्रार हैं, वो मुझसे इंटरव्यू कर रहा था, मैं उनसे, तो वही बोली कि अयोध्या ने हरा दिया, देखिए अयोध्या ने मैसेज दिया। मतलब हर जगह अयोध्या का जिक्र आता है। उसकी एक विधानसभा है मिल्कीपुर, अवधेश प्रसाद जी वहां के विधायक थे जो सांसद हो गए हैं। उनके खिलाफ बाबा गोरखनाथ ने, वहां के जो एक नेता हैं, उन्होंने पीआई रिट कर दी थी कि साहब इन्होंने एफिडेविट गलत दिया, रिट पेंडिंग है। लेकिन आज मिल्कीपुर की घोषणा नहीं हुई। आधार दिया जा रहा है कि साहब वहां की याचिका लंबित है। मेरी अपनी जानकारी में तो ना जाने कितनी याचिकाएं लंबित रहती है, और चुनाव की डेट आती है तो चुनाव घोषित कर दिया जाता है। याचिकाओं के लंबित रहने से कि चुनाव ही नहीं होगा, याचिका चलती है 10-10 साल। अच्छा, तो 10 साल अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछता हूँ, चुनाव आयोग ये गारंटी कैसे देगा कि कब अदालत उस लंबित याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी? फैसला देगी और फिर सुप्रीम कोर्ट चुनाव जाएगा आयोग के मामला। पास क्या अदालत से पूछा है चुनाव आयोग ने कि अभी 2-3 दिन में या 10 दिन में या महीने भर में वो फैसला सुना देगा? कैसे सुनाएगी फैसला? और हमेशा जैसी चुनावी याचिकाएं होती हैं, इनके फैसले बहुत बहुत दिनों बाद होते हैं। हाँ, यहाँ पे सालों कभी होते कभी हैं। तो पूरा पूरा कार्यकाल गुजर जाता है, तब कहीं जाके फैसला होता है। मैं आपको उदाहरण दे दूं कि मैं बदायूं का रहने इंदिरा वाला हूं, गांधी वहां की पे रायबरेली में इंदिरा गांधी का जो चुनाव था, जो राजनैतिक के मुकाबले उन्होंने लड़ा था, जिसपे जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद में फैसला दिया, उसका फैसला कब आया था? 71 में चुनाव हुआ था। 77। फैसला आया 74 में। हाँ। तो अब भाई कैसे आएगा फैसला जी? बदायूं में धर्मेंद्र यादव लड़े थे, उन्होंने संघमित्रा गौतम के खिलाफ रिट करी, अगला चुनाव आ गया, फैसला ही नहीं हुआ। तो ये तो 5-5 साल तो चलते रहते हैं। और दूसरा, जो हाईकोर्ट से आ गया फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो 10 साल तक वहां चुनाव ही नहीं होंगे। लेकिन नहीं नहीं, खैर, ये सब मजेदार बिल्कुल बात, गड़बड़ बात है जी। मजा आया अभय जी, जब ये हुआ तो लोगों ने मजाक उड़ाई कि अयोध्या में हार दिख गई। मिल्कीपुर जैसी छोटी जगह पे 1,000 करोड़ की परियोजना की घोषणा कर दी, एक विधानसभा में 1,000 करोड़ रुपया कि अयोध्या जीतना है। लेकिन तब भी रिजल्ट जो आ रहा था, वहां के जो लड़ रहे थे कैंडिडेट सपा वाले, उन पर मुकदमे लगा दिए। लेकिन तब भी लोग मान रहे थे बीजेपी हार जाएगी, ये तो घोषणा नहीं, बहुत मजाक जैसी उड़ी। तो तुरंत बाबा गोरखनाथ का वकील आया, बोले हम अपनी याचिका वापस ले रहे हैं, चुनाव करा दो वहां पे। खैर, ये हुई मजाक वाली बात। महाराष्ट्र में जो हालत है, महायुति महागाड़ी का 35 दिन का टाइम दिया गया है महाराष्ट्र में चुनाव का। बीच में दीपावली भी पड़ रही है, और चुनाव के घोषणा के 1 घंटे पहले फिर शिंदे ने घोषणा कर दी, अब दीपावली का बोनस मिलेगा कर्मचारियों को। महाराष्ट्र की राजनीति के क्या संकेत देख रहे हैं महाराष्ट्र में? क्या महायुति या महाविकास अघाड़ी, क्या संदेश सामने देखिए, आ इस रहा वक्त जो महायुति की सरकार है शिंदे साहब के नेतृत्व में, उस सरकार के बारे में ये कहा जा रहा है और अखबारों में छप भी रहा है, वहां के विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात कह रहे हैं कि इससे ज्यादा पैसा कोई भी नहीं बांट रहा। एक लाडला भाई योजना इन्होंने शुरू की है। इनको पूरा भरोसा है कि लाडला भाई योजना ही हमें चुनाव जिता देगी। है? लाडली बहन, नहीं, लाडली बहन योजना तो उन्होंने शुरू की थी शिवराज सिंह ने। उसके बाद उसी उसकी नाम, नकल में महाराष्ट्र में शुरू हुई लाडली बहन योजना। नहीं मेरे लाडली बहन जानकारी में तो योजना लाडली बहन योजना पे इतना भरोसा नहीं है। उसमें क्या, लाडली बहन योजना में क्या है कि वहां पे एक लड़की को 1,500 रुपए महीने महीने देने की का प्रावधान है उसके अंदर। लेकिन जो लाडला भाई योजना है, उसके अंदर यह है कि जो इंटर पास कर रहा है, यानी 12वीं पास कर रहा है, उसको 6,000 रुपए महीने देंगे। जो डिप्लोमा कर रहा है उसको 8,000 रुपए देंगे, और जो ग्रेजुएशन कर रहा है यानी स्नातक परीक्षा कर रहा है, उसको शायद 10 या 11,000 रुपए महीने देंगे। तो इस योजना के हिसाब से वो ये मान रहे हैं कि हम इस योजना के दम पे ही चुनाव जीत लेंगे। और ये देखा जाए तो एक बहुत 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 बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट, बहुत बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, क्योंकि इससे वो चाहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या के कारण जो उनके खिलाफ नाराजगी बनी है, वो नाराजगी किसी तरीके से उससे दूर हो जाएगी, या मंद हो जाएगी, या नरम हो जाएगी नाराजगी। तो सारा का सारा फोकस ये है कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा दें। इस बीच में उन्होंने ये भी किया है कि जो इमाम हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, इमामों की तनख्वाह में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है उन्होंने। अच्छा, वहां पे हाँ, महाराष्ट्र में दोनों योजनाएं, दोनों लाडली बहन जो है उसको दीपावली के तहत बोनस मिला है। चयनित महिलाओं को 3,000 रुपए की चौथी और 5वीं किस्त का भुगतान भी कर दिया गया एडवांस में ही। और लाडला भाई योजना भी है, मतलब लाडली बहन भी है, लाडला भाई भी है। ये सब हाँ। उन्होंने चुनाव से पहले याद आया कि लाडली बहन भी है, लाडला भाई भी है ना वो। तो क्या क्या जनता, ये इन्होंने महाराष्ट्र की जनता, देखिए, इन्होंने मेरे ख्याल से 3-4 महीने से ये योजना चला रहे हैं, और इसका भाजपा के रणनीतिकारों और भाजपा के समर्थक पत्रकारों को इन योजनाओं पे बहुत भरोसा है। मैंने कल ही भाजपा के एक समर्थक पत्रकार से मैंने चर्चा की थी, तो वो इस बात को लेके बिल्कुल एकदम निश्चिंत था कि लाडला भाई योजना की वजह से बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा और महायुति की किस्मत पलट जाएगी इससे।
क्या लगता है आपको जनता इतनी भावुक है कि वो सिर्फ 1 देखिए, महीने अगर पहले आज की तारीख में मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि महाविकास आघाड़ी महायुति से आगे है। अब उसमें दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी राजनीति को खंड खंड कर दिया है। 3 पार्टियों की सरकार चल रही है, 3 पार्टियों का मोर्चा उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, और भी बहुत से छोटे छोटे दल हैं जो इधर या उधर अपनी जुगाड़बाजी में है कि हमारा इससे समझौता हो जाए, यहां से कुछ सीटें मिल जाएं, यहां से कुछ सीटें मिल जाएं। तो पूरी महाराष्ट्र की राजनीति बहुत सारे टुकड़ों में बंट गई। जब राजनीति इतने सारे टुकड़ों में बंट जाती है, हालांकि गठजोड़ है, 2 बड़े गठजोड़ हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ भ्रम की स्थिति हमेशा कायम रहती है बनी रहती है। और बहुत विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही होगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो महाविकास आघाड़ी है, उसकी रणनीतिक कमान जिस व्यक्ति के हाथ में है, उसका नाम है शरद पवार। हालांकि शरद पवार उन तीनों पार्टियों में उनकी पार्टी सबसे ज्यादा छोटी है। उनके बीच में चर्चा ही चल रही है कि 100 सीटों पर कांग्रेस लड़ दे, 100 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ दे, और 88 सीटों 288 सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में, और 88 सीटों के ऊपर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस लड़ ले। इस तरीके से बंटवारा हो। कांग्रेस 130 सीटें मांग रही है। कांग्रेस का दावा यह है कि 130 सीटों में मिलेंगे नहीं उसे 130 सीटें। मेरे ख्याल से ये ज्यादा मुझे न्यायपूर्ण लग रहा है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस बराबर बराबर सीटों पर लड़े। उधर भारतीय जनता पार्टी भी महायुति में 130 सीटों की मांग कर रही है, जिसके ऊपर शिंदे की पार्टी को भी नाराजगी है और अजित पवार की पार्टी को भी नाराजगी है। तो हम लोगों को देखना होगा कि दोनों गठजोड़ों में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होता है। लेकिन उतने से ही संतोष नहीं, उतने से ही आप पूरे निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। उसके बाद टिकटों का बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हरियाणा में टिकटों के बंटवारे के बाद से चुनाव बदलना शुरू हुआ था। कांग्रेस के भीतर भी और कांग्रेस के बाहर भी चुनाव बदलना शुरू हुआ था। इसी तरह हम लोगों को महाराष्ट्र में भी देखना पड़ेगा। अब महाराष्ट्र में चुनाव की सारी बागडोर कांग्रेस की हाथ में नहीं होगी, क्योंकि वहां तो 2 पार्टी सिस्टम है नहीं। वहां तो देखा जाए तो 6 पार्टी सिस्टम चल रहा है। मतलब वहां पर बहुत ही बहुदलीय नजारा है वहां पर। तो वहां पर देखना पड़ेगा कि कम से कम टिकटों के बंटवारे तक, सीटों का बंटवारा और टिकटों के बंटवारे तक हम लोगों को दम साध के परिस्थिति पर निगाह रखनी पड़ेगी। तब हम लोग कुछ समझ पाएंगे कि ग्राफ किसका नीचे जाएगा, किसका ऊपर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया। आभार, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और आपको समझ में आया होगा क्या खेल है और क्या रणनीति है। आप भी सहमत होंगे कि भाजपा डरी हुई है और डर के कारण ये खेल खेल रही है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू इस बातचीत को सुनने के लिए।